नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चीन समेत दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले से सरकार हुई अलर्ट। हाई लेवल मीटिंग में सबको बूस्टर डोज लेने की सलाह। अभी देश में 3400 कोरोना के केस। कोरोना पर पॉलिटिक्स भी गर्म। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंडाविया ने लिखी राहुल को चिट्ठी। कहा या तो प्रोटोकॉल माने या बंद करे यात्रा। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कोरोना के डर से घबराया बाजार। सेंसेक्स निफ्टी 1% गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स निफ्टी 1 महीने के निचले स्तर पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली। फार्मा और आईटी शेयर चढ़े। कॉर्पोरेट को मदद करने के आरोप का वित्त मंत्री ने दिया करारा जवाब। उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं कॉर्पोरेट नहीं, गरीबों के लिए। क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ पर आरबीआई ने किया आगाह। गवर्नर शक्तिकांत दास बोले क्रिप्टो के वैल्यूएशन का नहीं है कोई आधार, ला सकता है वित्तीय संकट। अब टीवी, फ्रिज, मोबाइल जैसे प्रोडक्ट को रिपेयर और सर्विस कराना होगा आसान। कंपनियों को बतानी होगी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट। राइट टू रिपेयर के तहत बदलाव। और खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना की खबरों से। वो इसलिए क्योंकि चीन समेत दुनिया के कई बड़े देशों में कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों से चीन में हालत बेहद खराब है। अमेरिका, जापान, जर्मनी में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना के ऊपर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में हेल्थ सचिव, आईसीएमआर के अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी शामिल हुए। बैठक के बाद डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है। वैक्सीन अवेलेबल हैं तो उसको तरफ जाइए, और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज़्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है, और उसको आप लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं, तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। और कोरोना को लेके जो कदम उठाए जा रहे हैं उन पर हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं। इसलिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हमारे संवाददाता दीपाली नंदा, रोहन सिंह इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हैं, और मुंबई से जुड़ रहे हैं दिवाकर सिंह। सबसे पहले दीपाली, आपके पास आते हुए स्वास्थ्य मंत्री की जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया, क्या कहा है उन्होंने? देखिए, 2 से ढाई घंटे तक ये उच्च स्तरीय बैठक चली और इस बैठक के बाद 3 से 4 बड़ी बातें सामने आई। पहला ये फैसला लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड की स्थिति को देखते हुए अब हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्री खुद कोविड पर समीक्षा बैठक करेंगे। दूसरी अहम बात ये रही कि एक बार फिर से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए, इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं की गई है, लेकिन एडवाइजरी के तौर पर ज़रूर जारी की गई है। लेकिन अगर राज्य सरकारें चाहें तो इसे मैंडेटरी भी कर सकती हैं। तीसरी अहम बात ये रही कि जहाँ तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात है, तो वीके पॉल ने बैठक के बाद बताया कि फिलहाल इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है कि क्या चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और जापान से आ रही फ्लाइट्स को रोका जाएगा, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी। फिलहाल इस पर कोई भी बातचीत नहीं की गई। चौथा ये रहा कि सर्विलांस बढ़ाया जाएगा और सर्विलांस के तहत जो टेस्टिंग है उसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अगर इस मौसम की बात करें तो सर्दी जुकाम काफ़ी आम माना जाता है, लेकिन अगर ये काफ़ी दिन तक रहता है तो लोगों को ये एडवाइस किया गया है कि वो जाकर कोरोना टेस्ट करवाएं ताकि पता चल सके देश में किस तरह से कोरोना की हालात है। मैं आपको बता दूं अगले 10 से 15 दिन पूरी तरह से सरकार सर्विलांस पर रखेगी सिचुएशन पर, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो सिविल एविएशन
प्रशासन और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर अगर सख्त कदम या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी लगाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन को नॉर्मलाइज ही बताया गया है और ये भी कहा गया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ज़रूर करें। जी, दिवाकर हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। दिवाकर, कोरोना को लेकर और इसको निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, चीन में जिस तरह से मामले लगातार कोविड के बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारत जो है वो चिंतित है। चिंतित इस बात की है क्योंकि जिस तरह से पिछली बार जिस तरह से मामले सामने आए थे, उसको देखते हुए सतर्कता लगातार बरतनी शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ये बयान दिया है कि जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं और अजीत पवार ने जो सवाल खड़ा किया था, उसको देखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जल्द ही स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी ताकि महाराष्ट्र में दोबारा से उस तरह के कोरोना के मामले नहीं फैले जिस तरह पिछली बार देखने को मिले थे। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने फैसला किया है कि अब हर दिन जो भी कोविड के मामले दर्ज होते हैं उन सभी को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे और मुंबई की लैब में भेजा जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जो हेल्थ सचिव हैं संजय खंडारे, उन्होंने कहा कि हम पहले कुछ मामलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजते थे, लेकिन केंद्र का आदेश मिलने के बाद अब सभी मामलों को जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा ताकि जो वेरिएंट है, वेरिएंट का पता लगाया जा सके। इसके अलावा क्योंकि राज्य सरकार को अब भी केंद्र के कई दिशा निर्देशों का इंतजार है। हालांकि केंद्र की जो बैठक हुई, इसमें साफ तौर पर जो बातें निकल के सामने आई, उसमें यही कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से चीन में मामले बढ़ रहे हैं, उससे कहीं भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ रही है कि कहीं पूरे दुनिया में एक बार फिर से ये मामले बढ़ ना जाएं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं। जी, अब रोहन भी हमारे साथ हैं तो उनके पास भी चलेंगे। रोहन, कोरोना को लेकर जो सिविल एविएशन मंत्रालय है, क्या कुछ तैयारियां वो कर रहा है इसे लेकर? जी, फिलहाल एविएशन को लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन एविएशन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि वे लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क में है, उनसे लगातार बातचीत चल रही है और उनके इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं। और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं कि जैसे ही हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से किसी तरह का इंस्ट्रक्शन आता है तो उसका पालन किया जा सके। खासतौर पर चीन से जो यात्री आ रहे हैं, एक बात मैं बता दूं कि चीन से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है भारत की। 2019 से ही फ्लाइट्स बंद है चीन की, लेकिन अलग अलग रूट से, मसलन कि हांगकांग से, सिंगापुर से, श्रीलंका से, नेपाल से जो है कई सारी फ्लाइट्स आती हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए यात्री आते हैं और यहाँ से भी चाइना जाते हैं, तो उस पर खास तौर पे नज़र रहेगी। और सिर्फ चीन नहीं बल्कि ब्राज़ील हो गया या फिर साउथ कोरिया हो गया या वे तमाम देश जहाँ पे अचानक से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उनसे आने वाली फ्लाइट्स पे भी नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। हाँ, एयरपोर्ट्स को जरूर सतर्क कर दिया गया है, खासतौर पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जो संपर्क के पॉइंट्स हैं, वहाँ पे त्वरित जो स्क्रीनिंग है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने को जरूर कह दिया गया है सरकार की तरफ से, एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से। लेकिन नई एडवाइजरी का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम अपडेट के लिए और साथ ही ये बताने के लिए कि क्या कुछ फिलहाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। और चीन से आने वाली सभी फ्लाइट्स को बैन कर देना चाहिए। दरअसल सर्वे की एक रिपोर्ट है, लोकल सर्किल के कोविड पर किए गए एक सर्वे में 87% लोगों ने ये राय जाहिर की है। सर्वे में 71% लोगों का ये भी कहना है कि पिछले 14 दिनों में जो भी चीन से लौटा है उसे कंपल्सरी क्वारंटाइन में रखना ही चाहिए। ये एक सर्वे की रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये बातें कही गई हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों से भारत अलर्ट मोड पर है, पर सवाल यह है कि आखिर कैसे कोरोना ने एकदम से यूरोपीय देशों में हाहाकार मचा दिया और क्या भारत में इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए वैक्सीन काफी है। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। वहीं दूसरी तरफ कोरोना को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी में
से सियासी पारा फिलहाल बढ़ा हुआ है। दरअसल मंडाविया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने की स्थिति में यात्रा को रद्द करने की भी मांग इस चिट्ठी में की गई। मंडाविया ने चिट्ठी में कहा कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर का यहां पर इस्तेमाल किया जाए, यात्रा में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही हिस्सा ले, यात्रा में जुड़ने से पूर्व और बाद में यात्रियों को आइसोलेट भी किया जाए। इसके बाद कांग्रेस ने मंडाविया की चिट्ठी पर सवाल उठा दिए। जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। और कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ही पड़ेगा। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। और कोरोना को लेकर क्यों गर्मा रही है सियासत और कोरोना से निपटने के लिए कैसी है हमारी तैयारी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात बाजार की। बाजार भी आज कोरोना से घबराया रहा। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 635 पॉइंट गिरकर 61,067 पर और निफ्टी 186 पॉइंट गिरकर 18,199 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले बताइए मार्केट के आज के क्या क्या हाइलाइट्स रहे? देखिए, आज फर्स्ट हाफ में तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सेकंड हाफ में इतना तेज सीवियर सेल ऑफ जो है मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट हाफ तक इंडेक्स एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा था, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर पैनिक सेल ऑफ आया और स्पेशली जो पैनिक सेल ऑफ था ये केसेस बढ़ने की बातचीत या अलग अलग मिनिस्ट्री से तरफ से बयान आ रहे थे, उसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजर सेल ऑफ आपको मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर कैश रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। इंडेक्स में करीब 1% के आसपास का सेल ऑफ था। निफ्टी बैंक में प्रेशर था, लेकिन आज बाइंग थी उस स्पेस में जहां पर कोविड का पॉजिटिव इंपैक्ट है। मिसाल तौर पे फार्मा, जो कि आज एक जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, हॉस्पिटल, पैथ लैब, इन सभी शेयरों में खरीदारी थी। इसके अलावा आईटी में भी आज कुछ हद तक पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रेशर था और आईटी और फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर जो थे, बैंकिंग, मेटल, रियल्टी, ऑटो, सब में तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। जी, लेकिन सेक्टर्स का हाल आप जरा ब्रीफ भी हमें बताइए, कहां पर सुस्ती रही, कहां पर थोड़ी तेजी दिखाई दी? कुछ अगर सेक्टर्स की बात किया तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार रहा डीवी स्लैब, सिप्ला ऐसे नाम जो कि फार्मास्यूटिकल स्पेस से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आज खरीदारी थी। तो चारों नाम डीवी, सिप्ला, अपोलो, सन, चारों के चारों में आज बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी फार्मा स्पेस पे। निफ्टी लूजर्स में अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पे 2 से लेकर 6.5% तक का फॉल आज आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में भी आज फार्मा का दिन था, तो डॉक्टर लाल पैथलैब, ऑरोबिंदो फार्मा, लुपिन, एबट, सभी में आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर यहां पर यस बैंक, लिंडे, अदानी विल्मर और पूना वाला फिनकॉप, जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा निफ्टी गेनर्स में आज ग्लेनमार्क फार्मा, F&O फार्मा गेनर्स में ग्लेनमार्क फार्मा, डिवीस, बायोकॉन, ऑरोबिंदो 3.5 से लेकर 7.5% तक चलते हुए दिखाई पड़े। और आईटी स्पेस में आज एक तेजी थी, तो L&T, इन्फोटेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अब एक्सपायरी का दिन है, नजर रखना होगा कल मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुछ ऐसा रहा आज बाजार का हाल। और अब बात आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की, जिन्होंने कहा है कि निजी क्रिप्टो करेंसी से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बात बीएफएसआई समिट के दौरान कही। समिट में आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के वैल्यूएशन का कोई आधार नहीं है और ये पूरी तरीके से अनुमान पर आधारित है। They have absolutely no underlying. And not only that, I am yet to hear any credible argument
about what public good or what public purpose it serves. If it is allowed to grow, that if you try to regulate it and allow it to grow, please mark my words, the next financial crisis will come from private cryptocurrencies. और कॉर्पोरेट को मदद करने के आरोप का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज करारा जवाब दिया है। राज्यसभा में एक एप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं कॉर्पोरेट नहीं बल्कि गरीबों के लिए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने विपक्ष पर ही साठगांठ का आरोप लगा दिया। सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री जब उस समय बात कर रही थी तो क्या कुछ उनका फोकस रहा, ये जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, वित्त मंत्री का फोकस उस दौरान और किन किन बातों पे था जब वो जवाब दे रही थी? देखिए, मोटे तौर पर उन्होंने 3 बातों पर फोकस किया। पहला तो ये कि बार बार सरकार पर जो आरोप लगता है कि सरकार कॉरपोरेट के साथ साठगांठ करती है, तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है। उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि चाहे हम एजुकेशन पे सब्सिडी दे रहे हों, किसानों को फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे रहे हों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी दे रहे हों, ये सारी सब्सिडी, ये सारी योजनाएं कॉरपोरेट के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए होती है। उल्टे वित्त मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो कॉरपोरेट के साथ साठगांठ करके नियमों को ताक पर करके उनको फायदा पहुंचाते हैं। दूसरा मुद्दा था फ्रीबीज को लेकर के। फ्रीबीज के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने साफ तौर से कहा कि आपके पास जितनी आमदनी होती है उसके हिसाब से अगर वाजिब खर्च करते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो फ्रीबीज नहीं कहा जाएगा। फ्रीबीज को एक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। किसानों को दी जाने वाले सब्सिडी हो, एजुकेशन लोन पर सब्सिडी हो, ये सब फ्रीबीज के दायरे में नहीं आते हैं। हाँ, आप अनाप शनाप योजनाएं ला करके जिसके लिए आपके पास पैसा नहीं होता वो खर्च करते हैं तो फ्रीबीज आते हैं। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि देश में निजी निवेश काफी ज्यादा निजी निवेश काफी ज्यादा बढ़ रहा है, रोजगार के मौके भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन पूरे भाषण के दौरान मुझे लगता है कॉर्पोरेट का उनका हमला जो है, कॉर्पोरेट के आरोप का हमला जो है सो वो काफी महत्वपूर्ण रहा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Corporates is only a pet, bait which they like to throw. But when they do it, it's all chup chop. At that time, the friendly match between Congress and communists will go on. Our government, sir, works on the development of all and appeasement for none principle. Our principle is that development for sabka saath, sabka vikas. There is no appeasement. And therefore, when you have Jan Dhan Yojana, is it going for the corporates? Jam Trinity went for the corporates. PM Ayushman Bharat, does it go for the corporates? Ujjwala, does it go for the corporates? इसके अलावा आज सुबह चीन के मुद्दे पर संसद में फिर से हंगामा हुआ। कांग्रेस ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। ज्यादा डिटेल के लिए एक बार फिर चलते हैं लक्ष्मण राय जी के पास। लक्ष्मण जी, क्या कुछ हुआ चीन के मुद्दे पर? आज कांग्रेस ने किस तरीके का प्रदर्शन किया? बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बन रहा था चीन के मुद्दे पर आमने सामने का सरकार और विपक्ष का, वो माहौल आज भी सदन में देखने को मिला। शुरू के कुछ घंटे आपको लोकसभा में देखने को मिला जहां कांग्रेस के सांसद लगातार ये मांग करते रहे कि चीन के मुद्दे पर आप चर्चा कराइए। रही बात चीन के मामले के संवेदनशीलता को, तो कांग्रेस की दलील ये थी कि सेना क्या कार्रवाई कर रही, इसकी हम गहराई में नहीं जाएंगे, हम चीन के साथ संबंधों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार इसके लिए नहीं मानी, लिहाजा वो संसद परिसर में काले तख्त लेकर के प्रदर्शन किए। हालांकि कुछ देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई दोबारा से, जहां पे लोकसभा में अमित शाह ने आतंकवाद को ड्रग तस्करी से जोड़ते हुए कहा कि ड्रग तस्करी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, साधन है आतंकवाद को फंडिंग करने का, उस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ और साथ ही साथ मैरीटाइम पायरेसी बिल पर चर्चा हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूपी में रात को नहीं चलेंगी अब रोड रेज की बसें। ब्रेक के बाद पूरी खबर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राइट टू रिपेयर के तहत अब कंपनियों को अपने प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट बतानी होगी। मोबाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल कंपनियों को ग्राहकों को प्रोडक्ट के स्पेयर्स पार्ट की उपलब्धता बतानी होगी, ताकि कंज्यूमर को प्रोडक्ट की रिपेयर कराने के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा इस वक्त हमारे साथ है उनके पास। असीम, क्या कुछ डिटेल्स हैं इस पर आपके पास?
दीपाली, अक्सर आप बाजार से मोबाइल फोन, फ्रिज, कार, एसी खरीदते हैं और होता है कि एक अगर वो 2 से 3 साल के बाद खराब हो जाता है, आप सर्विस सेंटर पहुंचते हैं, आपको पता चलता है कि वो रिपेयर जो है वो नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी ने वो मॉडल बनाना जो है बंद कर दिया है, उसके स्पेयर पार्ट जो है उपलब्ध नहीं है। तो ग्राहक को यहाँ पर एक झटका लगता है, ग्राहक को प्रोडक्ट जो है दोबारा से नया प्रोडक्ट जो है वो खरीदना पड़ता है। तो सरकार ये चाहती है कि जो ग्राहक है उसके पास एक राइट टू रिपेयर जो है उसको मिले। तो सरकार इसकी तैयारी करेगी, जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां हैं, मोबाइल हैंडसेट कंपनियां, इनको अपने प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट जो है बिफोर हैंड मेंशन जो है वो करनी पड़ेगी। इसके लिए कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय एक वेबसाइट भी बनाने की तैयारी जो है कर रहा है। यहाँ पर कंपनियों को अपने को ये बताना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट ग्राहक खरीद रहा है उसके साथ उसको सर्विस और उसका स्पेयर पार्ट जो है कब तक उसको उपलब्ध जो होंगे और उस डेट के बाद उसको ये स्पेयर और सर्विस पार्ट जो है उपलब्ध नहीं होंगे। तो इसकी पूरी तैयारी जो है अभी चल रही है। 2 से 3 महीनों के अंदर ये वेबसाइट जो है बन करके तैयार हो सकते हैं। यहाँ पर जो कंपनी है उनको अपने सर्विस मैनुअल जो है वो भी डालने पड़ेंगे। तो एक बार ये बन करके तैयार हो जाता है तो उपभोक्ता थोड़ा सा सशक्त हो जाएगा। उसके बाद एक राइट टू रिपेयर जो हो रहेगा कि वो कंपनी से मांग कर सकता है कि आपने कहा था कि ये प्रोडक्ट के सेल और सर्विस सपोर्ट जो है हमको मिलता रहेगा, तो आपको इस तारीख तक इसको मिलना जो है वो जरूरी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात उत्तर भारत की, क्योंकि उत्तर भारत में कोहरे का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से हर दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग के तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि रात 12 बजे के बाद प्रदेश में बसें नहीं चलाई जाएंगी। विभाग ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी 1 महीने तक के लिए बंद कर दी है ताकि कोहरे की वजह से हादसों को रोका जा सके। यही नहीं, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कैप लगाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।